नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 46 करने वाले हैं यार। और एक चीज पता है, सेट नंबर 45 का जो वीडियो था यार, आज मॉर्निंग में अपलोड कर दिए थे, पर पता नहीं वो शो नहीं कर पा रहा, क्या प्रॉब्लम आ गया है उसमें। तो उसको हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो दोबारा उसको अपलोड कर देंगे। आज हम लोग पहले सेट 46 को करते हैं। ओके, और जो लोग भी नए हैं वो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आ जाइए यार, सवाल करते हैं। देखिए का एक नंबर दिया है, का इस नंबर में 3 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और अंकित मान, इसी को कई बार जातीय मान भी लिखेगा। स्थानीय मान, जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो 3 का प्लेस वैल्यू कहने का मतलब 3 किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 3 पर 3 जीरो। ओके, 3 का ये स्थानीय मान हो गया। और 3 का जातीय मान यानी कि किस, ये 3 का जातीय मान, तो इसका जातीय मान तो 3 ही होगा। जातीय मान वो नंबर खुद होगा और स्थानीय मान वो किस स्थान पे है उसके प्लेस पे डिपेंड करता है। अब का 3 का स्थानीय मान 3000, जातीय मान तो 3 है। अब इसका डिफरेंस निकालना है। 10 में से 3 गया 7, 9, 9, 3 में से 1 गया 2, 2, 9, 9, 7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, का 117 रुपए की राशि को पी, क्यू और आर के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया। देखें यार, का 117 रुपए का जो राशि था वो पी, क्यू एवं आर के बीच में बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। तो यार देखिए, रेशियो फ्रैक्शन के रूप में दिया है तो अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का तरीका सबको पता ही है, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला का एलसीएम। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना, 12, तो 2 छक तो यहाँ 6, 3 चौक तो 4, 4 तिया तो 3। देखें यार, जिस ऑर्डर में बांटना था उसमें अगर बांटता तो पी का हिस्सा होता 6 यूनिट, क्यू का हिस्सा 4 यूनिट, आर का हिस्सा 3 यूनिट। लेकिन कहा गलती से उस राशि को 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। बांटना था इस रेशियो में पर गलती से बांट दिया इस रेशियो में। तो सवाल कहा सबसे अधिक राशि किसको और कितना प्राप्त होगा, ये पूछा। देखें यार, इसको करने का 2 तरीका। एक तो तरीका है कि दोनों को इक्वल कर लीजिए, क्योंकि टोटल अमाउंट तो दोनों जगह इक्वल होंगे तो इक्वल कर लेना है। एक तरीका यह है, पर इसमें लफड़ा यह है क्या कि कई जगह न्यूमेरिकल बड़ा बड़ा दे देगा ना, तो फिर कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब दूसरा तरीका यह है कि जैसे डायरेक्ट रेशियो को गौर से देखिएगा, किसको अधिक लाभ मिला, तो आर को मिलना था 3 पर आर को मिला है 4, यानी आर को लाभ हुआ है। आर को मिलना था 3 पर मिला 4, यानी आर को प्रॉफिट हुआ। क्यू को मिलना था 4, 3 मिला यानी कम मिला। पी को 6 मिलना था, 2 मिला, कम मिला, यानी आर को प्रॉफिट हुआ है। तो आर को प्रॉफिट हुआ। आर को पहले मिलना था कितना, 3, टोटल कितना में, 6, 4, 10, 3, 13 में, यानी आर का हिस्सा था 3, टोटल 13 में। तो 117 रुपया में आर का हिस्सा कितना, 117 से गुणा 13, 9 9 27, यानी आर को मिलना था 27 रुपया। पर गलती से जो बांट दिया तो आर को मिला कितना, 4, आर का हिस्सा है 4, टोटल कितना में, 2, 3, 6, 4, 2, 3, 5, 4, 9 में, आर का हिस्सा है 4/9। तो 117 में कितना, 117 से गुना करिएगा, 13 9 17 से 13 चौक 52 रुपया। देखिए, आर को मिलना था 27 रुपए पर गलती से मिल गया 54 रुपया। मिलना था 27 पर मिल गया 54, तो कितना रुपया आर को ज्यादा मिला, तो आर को प्रॉफिट हुआ 54 में से 27 घटाइएगा, 25 रुपए का आर को प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 20,000 रुपए पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखें यार, एक तो तरीका है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर 2 साल के केस में प्रिंसिपल मालूम है, CISI का डिफरेंस मालूम है, तो रेट बराबर होता है √D, डी फॉर डिफरेंस बट्टा प्रिंसिपल गुना 100। एक तो तरीका ये है।
तो ये जिन लोगों को याद है अच्छी बात है, पर जिनको नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो जनरल तरीका, ये तो आपको पता ही होगा कि 2 साल के केस में डिफरेंस बराबर होता है मूलधन प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। ये तो सबको याद होगा कि 2 साल के केस में CISI का डिफरेंस P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर होगा, और 3 साल के केस में डिफरेंस बराबर क्या होता है, P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100। तो ये 3 साल के केस में CISI का डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। अब देखें, ये जो फॉर्मूला बनाना ये यहीं से निकल कर आता है, लेकिन आपको अलग से याद रखने का जरूरत नहीं, ये याद है काम चल जाएगा। देखिए यार, डिफरेंस दिया है आपको CISI का 800 रुपया, प्रिंसिपल है 20,000 रुपया इंटू रेट बाई 100 का स्क्वायर। अब देखें, 0 से 2 0 कैंसिल, 8 से एक बार 8 से काटिएगा, 25 8 200, 1/25 बराबर R/100 का स्क्वायर। अब दाएं साइड का स्क्वायर हटाइएगा तो बाएं साइड वर्गमूल हो जाएगा, दाएं साइड का स्क्वायर हटाएंगे, बाएं साइड वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, 25 का वर्गमूल 5, R/100। 5 से काटिए 20 बार, तो और रेट बराबर क्या आ गया, 20%। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कहा 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, टाइम निकालना। का उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 के चाल से दौड़ रहा है। देखें यार, पार करने में लगा समय पूछा है, तो आप सबको पता है सर, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। अब यार, आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को केवल अपनी लंबाई पार करना होगा, यानी कि आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 110 मीटर केवल अपनी लंबाई, बट्टा में चाल, अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुटेगा, 60 6 66। ध्यान रखिएगा, ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइएगा, 5/18 से गुना। क्लियर है बा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 से 22 बार में, 3 से 6 बार में, बाई 5 दहोतल से 110 कैंसिल, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो कितना, 6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 8 13 और 15 सेंटीमीटर दिया गया। का इसके पारस्परिक शीर्ष लंब कहने का मतलब हुआ ऊंचाई, शीर्ष लंब यानी ऊंचाई का रेशियो निकालना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जरा आराम से समझ लीजिए पहले, ताकि ये चीजें आपको याद रहेगा। ये पिछले साल का ही पूछा हुआ सवाल है। देखें, ABC ये त्रिभुज है, का एंगल ए के सामने का भुजा स्मॉल ए, एंगल बी के सामने का भुजा स्मॉल बी, एंगल सी के सामने का भुजा स्मॉल सी। अब यार, शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर हमने लंब डाला H1, ओके। शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर, शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर हमने लंब डाला, ये सेकंड लंब है यानी कि H2। और शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पर हमने ये लंब डाला, तीसरा लंब डाला H3, लंब यानी कि हाइट है। अब यार, 1 मिनट जरा गौर से देखिएगा, अगर BC को बेस माने, इसको बेस माने, तो इस पे हाइट है H1, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ओके। अगर इसको बेस मानिएगा, AC को बेस मानेंगे तो AC पर हाइट क्या खींचे हैं, H2 है, तो इसके AC को अगर बेस मानेंगे तो AC के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट यानी H2। अब अगर आप AB को बेस मानिएगा तो AB पर हाइट खींचे हैं H3, AB पर हाइट है H3, तो AB को अगर बेस मानेंगे तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब यार, ये तीनों एरिया जो है ABC का ही है, ये तीनों एरिया इसी ट्रायंगल का है, अर्थात एरिया है तो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब देखें यार, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल। अब यहाँ से देखें, AH1 BH2 CH3 है, ये सब आपस में AH1 BH2 और CH3 है, तो यार ये तीनों टर्म आपस में बराबर है। अगर इन तीनों का रेशियो लिखिएगा, A B और C का रेशियो लिखिएगा, H उधर जाके 1/H1 होगा,
B उधर जाएगा तो 1/H2 होगा, H3 उधर जाएगा तो 1/H3 होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि भुजा एवं उस पर खींचे गए शीर्ष लंब का जो रेशियो है, भुजा और उस पर खींचे गए शीर्ष लंब का रेशियो जो है एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भुजा एवं उस पर खींचे गए ऊंचाई का जो रेशियो होगा, भुजा एवं उस पर खींचे गए ऊंचाई का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का इनवर्स होगा। क्लियर है बा? तो कहा तीनों भुजा की लंबाई दिया है, भुजा का लंबाई दिया है आपको 8, 13 और 15 का शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई का रेशियो निकालना है। तो आप सबको पता है कि भुजा और ऊंचाई, भुजा और उस पर खींचे गए ऊंचाई का रेशियो एक दूसरे का इनवर्स होता है। भुजा 8 है तो इस पर खींचा गया ऊंचाई होगा 1/8, भुजा 13 तो ऊंचाई 1/13, भुजा 15 तो ऊंचाई 1/15। अब रेशियो भिन्न में अरेंज कर लीजिए। देखें यार, रेशियो लिखने में तो महारत हासिल है ना यार, लिख लीजिएगा 15 तिया 45, 15 4 19, 195, 15 8 20 से 120, 13 8 104 यानी 195, 120, 104। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक नाव शांत जल में 15 के चाल से चलता है, 4.5 घंटे में धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापिस आ जाती है। धारा का चाल देखें यार, बोट का चाल दिया है इसने 15 किलोमीटर पर आवर, धारा का चाल मान लिए W किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए 30 किलोमीटर अगर धारा के दिशा में जाइएगा तो जाने में समय लगेगा कितना? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में जाइएगा तो चाल जुटेगा यानी बोट प्लस वाटर। अब धारा के दिशा में गए हैं तो लौटिएगा धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत आने में टाइम लगेगा कितना? तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। धारा के विपरीत है तो चाल घटेगा यानी बोट माइनस वाटर। जाने में टाइम लगा इतना, आने में टाइम इतना, दोनों को मिलाकर टोटल टाइम दिया है कितना? 4.5 घंटा। अब यहाँ से देखें यार, अगर इसको सॉल्व करिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसके बाद फिर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। धारा का चाल निकालना है, W का वैल्यू निकालना है, तो ऑप्शन में धारा का ही चाल दिया होगा। तो हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं किस ऑप्शन को लेने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। ऑप्शन ए में है 4, 4 लेंगे तो 15 4 19, 19 से तो कटेगा नहीं, तो ये खत्म हो गया। अब है बी में है 5, अगर 5 लेते हैं तो देखें यार 30/15 5 20, कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा 1.5 प्लस 30/15 में से 5 गया कितना? 10, 0 से 0 तो ये आ जाएगा 3, तो 3 और 1.5 कितना हो गया? 4.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। ओके, चलिए आगे देखिए का 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला गया। यदि यह प्रक्रिया को 3 बार टोटल दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच का रेशियो, एक तो फॉर्मूला वाला तरीका है कि शेष मात्रा बराबर होता है, जैसे दूध का शुद्ध दूध का है, ये बर्तन में शुद्ध दूध है 50 लीटर, तो शेष मात्रा यानी कि शेष दूध बराबर A × 1 - B बट्टा A पावर में n, जहां A प्रारंभिक मात्रा होता है, B हर बार जितना निकालते हैं निकाले, तथा n जो है ये प्रक्रियाओं की संख्या, कै बार टोटल प्रक्रिया किया ये होगा। पर हम बोलेंगे ये एकदम बेकार का तरीका, इससे कई बार कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फ्रैक्शन वाला तरीके से करेंगे ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा। जैसे देखें यार 50 लीटर शुद्ध दूध है, कहा 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिए, 50 में से 10 लीटर दूध निकालिए, 40 बचा, 10 लीटर पानी डाल दिए तो मिक्सचर फिर हो गया 50 लीटर। यानी कि जितना निकाले उतना डाल रहे हैं, मीन्स उसके क्वांटिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके ना? तो आप बताएं, हम अगर आपसे बोले कितना भाग दूध निकाल लिए, तो फ्रैक्शन जब भी लिखते हैं तो बट्टा में हमेशा टोटल वैल्यू, टोटल 50 लीटर दूध है जिसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिए, 0 से 0 कैंसिल 1/5। कहने का मतलब ये हुआ
कि टोटल मिल्क है 5 यूनिट, टोटल मिल्क है 5 यूनिट, जिसमें से 1 यूनिट निकाले हैं, 5 में से 1 निकाले हैं, तो 5 में बचा है मिल्क कितना 4, 5 है जिसमें बच रहा है 4, और यह प्रक्रिया 3 बार किए तो 3 बार गुना करिएगा, 3 बार गुना करिएगा तो नीचे 125, ऊपर 4 चौक 16 चौक 64। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा रीड करने आना चाहिए, कि टोटल मिल्क है 125 यूनिट, जिसमें बच रहा है 64 यूनिट, टोटल मिल्क है 125 यूनिट, बच रहा है 64 यूनिट। तो आप बताएं 125 में से दूध बच रहा है कितना 64, दूध बच रहा है, मिल्क बच रहा है 64, 125 में से 64 मिल्क है तो बाकी वाटर होगा, तो 125 में से 64 घटाइएगा तो वाटर कितना है 61 है, यानी कि वाटर 61, मिल्क 64, 61 अनुपात 64, ऑप्शन सी। बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे ही करिएगा। देखिए कहा किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य है 2000 इसे 20% और 10% क्रमिक छूट पर बेचा गया। देखिए यार सूची मूल्य यानी कि मार्क प्राइस है 2000, पहला छूट 20% दिया यानी कि 80/100 में बेचा, दूसरा छूट 10% दिया यानी कि 90/100 में बेचा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब हो जाएगा 9 8 72 दूना, 72 दूना 100, 44 पर 1 जीरो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 36 लीटर 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डब्बे हैं। कहा ये 3 डब्बा है 36 लीटर, क्या हो रहा है यार, ये 36 45 और 72 लीटर के 3 डब्बे हैं। का वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिसे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। देखिए यार वह सबसे बड़ा बर्तन का माप, वह सबसे बड़ा बर्तन का माप, और बड़ा से बड़ा कहने का मतलब होता है HCF। तो 36 45 72 का HCF कहने का मतलब हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन जो 36 45 72 को पूरा पूरा काटे, तो 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 36 45 और 72 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप कहा 60/75 के समतुल्य है 4/, 60/75 के समतुल्य है यानी कि बराबर है 4/x। अब x का वैल्यू निकालना, 4 से काटिएगा 15 चौक 60, 15 पचे 75, तो x का वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर। काफी आसान सवाल है ये। देखिए कहा एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। तो वह संख्या क्या है? एक तो तरीका है ऑप्शन से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और एक जनरल तरीके से भी ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं होने वाला। का एक संख्या के 5 गुने में, जैसे जैसे बोला लिखिए, संख्या x, तो का संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए, 10 संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो कहा वह उस संख्या यानी कि x के 4 गुने में 8 जोड़ने पर जो रिजल्ट आ रहा है इसके बराबर हो गया। कुछ नहीं किए, बस जैसे जैसे बोला लिख लिए। एक बार फिर से देखिए, कहा कोई संख्या है x, बोला संख्या के 5 गुना में से 10 घटाया जाए तो कहा वह उस संख्या यानी कि x के 4 गुने में 8 जोड़ने पर जो रिजल्ट मिलता है इसके बराबर होगा। 4x इधर आके 5x में से घटेगा x, 10 इधर जाके 8 में जुटेगा, कितना 18, तो x का वैल्यू 18। देखिए यार ये पूरा पर रूट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे है सवाल, ऐसे ऐसे। अब देखिए यार हमने आपको बताया था कि रूट के अंदर जब भी ऐसा संख्या जिसका आप पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो वो होता है इरेशनल नंबर, अवास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या का वर्गमूल जब भी निकालना हो तो इस रूट के पीछे में 2 होना जरूरी, इस रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है, पर 2 नहीं है। अगर 2 होगा तो काफी आसान हो जाएगा, पर अगर 2 नहीं है तो किसी भी तरह से गुना भाग करके 2 बनाने का प्रयास करना है। यहाँ पे हमको 2 चाहिए तो इस 10 को हम लिख सकते हैं ना यार, 2 गुना 5। ओके, इस 10 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। अब देखें ये रूट अंडर 25,
प्लस हमको बाहर में 2 चाहिए, 2 बाहर में रख लेते हैं, 5 को अंदर ले जाएंगे तो ये 5 अंदर जाके हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, अब 25 छक 150। सिमिलरली ये भी दाएं साइड भी वही टर्म है तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 150। अब देखें रूट के पीछे में 2 है तो ऐसा 2 नंबर पिक करिए जिसको गुना करे तो 150 और जिसको जोड़े तो आ जाए 25। ऐसा 2 नंबर कौन जिसको गुना करे 150 जोड़े तो 25, तो ऐसा 2 नंबर है 15 और 10। जिन दोनों को सोचे उस पे रूट लगाइए, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, ओके। और ये है प्लस, और ये तो दोनों सेम है ना, बस केवल साइन का अंतर है। तो ये √15 माइनस क्या हो जाएगा √10, माइनस √10 प्लस √10 कैंसिल, √15 √15 टू रूट 15 टू रूट 15 टू रूट 15, ऑप्शन ए। देखिए का एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, 200 टोटल लोग हैं, टोटल 200 हैं जिसमें 111 साक्षर हैं, तो अशिक्षित लोगों का प्रतिशत। मेरे भाई 200 में से 111 लोग पढ़े लिखे हैं तो अशिक्षित लोग कितने होंगे? तो आप बोलेंगे सर जी 89 लोग अशिक्षित हैं, टोटल कितने में 200 में परसेंट, तो 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 44.5%, ऑप्शन बी। ये तो आसानी सवाल था। देखिए का एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर और बाकी को 8% के दर से निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 है, तो का पूंजी ज्ञात करें। सुनिए यार, रेट हमेशा वार्षिक होता है। रेट जो होता है ना, कई बार आपको लिखा रहेगा 10% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से, वार्षिक यानी कि 1 साल का। लेकिन अगर नहीं भी लिखा है, केवल बोल दिया 5%, 10%, 20%, इसका मतलब वार्षिक ही समझना है। रेट जो होता है ये 1 साल में जो जितना ब्याज मिलता है उसी को हम लोग रेट कहते हैं। तो वार्षिक अगर लिखा है तब तो सही है, अगर ना भी लिखा है तो रेट हमेशा वार्षिक 1 साल का ही ब्याज होता है। देखिए कहा 1/2 भाग को जो है अपने पूंजी का 1/2 भाग को 5% के दर से निवेश किया, तो ये 5% यानी 1 साल का ब्याज है 5%। तो 1/2 भाग को 5% के दर से निवेश किया, तो 1/2 भाग पर 1 साल में क्या हो रहा है यार, ये मजाक बना के रख दिया यार। 1/2 भाग को देखिए का 1/2 भाग को देखिए का 1/2 भाग को यार ये तो मजाक बना के धर दिया, इज्जत का ऐसी तैसी करके रखे है यार। का 1/2 भाग को एक बार फिर से देखते हैं। का 1/2 भाग जो है इसको 5% के दर से निवेश किया, 1/2 भाग को 5%। काहे गरमा रहे हैं? देखिए का 1/2 भाग को, ये भाई 1 2, अरे यार देखिए का 1/2 भाग, अब तो समझ गए 5% करने का मतलब 1 वर्ष का ब्याज है। देखिए यार का 1/2 भाग को 5% के दर से निवेश किया, यानी 1/2 भाग पर 1 साल में ब्याज मिला इतना। का 1/4 भाग को 10% के दर से निवेश किया, यानी 1/4 भाग पर 1 साल में ब्याज इतना। का शेष बाकी यानी शेष, तो देखें यार 1/2 प्लस 1/4 ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/4। का 3/4 निवेश कर दिए तो शेष बचा कितना 1/4, और का इस शेष हिस्से को उसने 8% के दर से निवेश किया तो 1 साल में ब्याज मिला इतना। इन तीनों को जोड़कर 1 साल में टोटल ब्याज मिला इतना, पर एक्चुअल में टोटल ब्याज मिला है कितना 2 वर्ष में 2800। 2 वर्ष में बाएं साइड 1 साल का है सब, तो दाएं साइड भी 1 साल का। 2 वर्ष में ब्याज 2800 तो 1 साल का ब्याज कितना 1400। ओके, अब देखें यार एलसीएम तो हो जाएगा 4। अब यहाँ 2 दूना 5 दूना 10, 4 एकम तो 10 एकम 10, 4 एकम तो 8 एकम 8, 10 10 20 और 8 28%।
पर दिया है कितना 1400। सवाल कहा कि बताइए उसका पूंजी कितना, पूंजी यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 1400 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर 28 आएगा नीचे, 100 का वैल्यू निकालना है 100 से गुना। देखें 4 सत्ते 28, 7 दूना 14, 200, तो 2 पर कितना 4 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक पुराने फोन को 6,360 रुपए में बेचने पर रंजीता को इससे कुछ वर्ष पहले खरीदी गई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त होता है। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। देखें यार कहा कि 6360 रुपए में बेचने पर जो है उसको 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ, यानी कि 47% का हानि हुआ। अच्छा यार 47% का हानि हुआ, इसका मतलब है कि बेची है कै परसेंट में, 53% में। 53% में बेची पर एक्चुअल में बेची है 6360 रुपया। तो ये परसेंट में विक्रय मूल्य है, ये रुपया में विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर। कहा 13% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा, 13% लाभ प्राप्त करने के लिए 113% में बेचना होगा। ओके, तो 6360 बट्टा 53 गुना 113। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। देखिए का चरण और रजत के वेतन का अनुपात 5:4 है। दोनों के वेतन का, चरण और रजत के वेतन का रेशियो 5:4 है। आगे का प्रत्येक के वेतन में 3000 वृद्धि होती है तो नया वेतन हो जाता है 6 और 5 में। यार दोनों के वेतन में 3-3 हजार का वृद्धि, यानी कि दोनों के वेतन में इक्वल वृद्धि हुआ है 3-3 हजार रुपया का, तो रेशियो में भी तो इक्वल वृद्धि होना चाहिए। चरण का वेतन पहले 5 था 6 हो गया, यानी 1 यूनिट का वृद्धि। रजत का वेतन 4 से 5 हुआ, यानी कि इसके वेतन में भी 1 यूनिट का वृद्धि। दोनों जगह 1-1 का वृद्धि, यानी कि रेशियो में भी इक्वल वृद्धि है 1 का, पर एक्चुअल में वृद्धि हुआ है कितने का, 3-3 हजार का। तो 1 यूनिट 3000। चरण का वेतन, चरण का वेतन है क्या यूनिट, 5 यूनिट। 1 यूनिट 3000 तो 5 यूनिट 3 5 15,000, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा 2 दिन में एक साथ किसी काम को पूरा करने के लिए, कहा 2 दिन में काम को फिनिश करने के लिए पी और क्यू को क्रमशः 1200 रुपए और 400 रुपए मिले हैं। सुनिएगा यार, देखें मजदूरी टाइम एंड वर्क में आप लोग वर्क एंड वेजेज का एक टाइप किए होइएगा। उसमें होता क्या है कि मजदूरी जो होता है ये हमेशा काम पे डिपेंड करता है। जो वर्कर जितना काम करेगा उसी हिसाब से मजदूरी भी मिलेगा। ज्यादा काम करेगा ज्यादा मजदूरी, कम काम करेगा मजदूरी में से उसको कम हिस्सा मिलेगा। यानी कि मजदूरी जो है ये टोटली काम पे डिपेंड करता है कि कौन वर्कर कितना काम किया है, उसी हिसाब से मजदूरी मिलता है। यानी कि काम और मजदूरी जो है, काम और मजदूरी दोनों बराबर होता है। मजदूरी हमेशा काम पे डिपेंड करता है, जो वर्कर जितना काम करेगा उस हिसाब से मजदूरी ले जाएगा। यानी कि मजदूरी का जो रेशियो होगा ना वही उसके काम का भी रेशियो होगा। तो कहा पी को मिला है 1200 रुपया मजदूरी और क्यू को मिला है 400 रुपया मजदूरी। तो दोनों के मजदूरी का रेशियो क्या आ गया, 3:1। और आपको पता है मजदूरी हमेशा काम पे डिपेंड करता है। यानी अगर ये मजदूरी का रेशियो है तो यही उन दोनों के काम का भी रेशियो होगा कि पी जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम किया है और क्यू 1 दिन में 1 यूनिट काम किया है। सवाल में कहा दोनों ने मिलकर 2 दिन में काम फिनिश किया। तो यार पी 1 दिन में 3 काम, क्यू 1 दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 4 काम। 1 दिन में 4 काम तो 2 दिन में टोटल कितना काम कर दिया, 8 काम। टोटल 8 काम फिनिश कर दिया। अब सवाल कहा कि क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्यू 1 दिन में 1 काम करता है तो 8 काम कै दिन में करेगा, 8/1 यानी कि 8 दिन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 3 पंप एक पानी की टंकी को अलग अलग क्रमशः 15, 20 और 30 घंटे में भरेंगे। तीनों भरने वाला है, ए 15 घंटा, बी 20 घंटा और सी जो है ये 30 घंटा में। 15, 20 और 30 का एलसीएम 60, 15 चौक 20 30 दूना। सवाल में कहा तीनों पंप को एक साथ 8 बजे चालू किया गया
उस समय टंकी का 1/5 भाग भरा हुआ था। सुनिए 8 बजे जब तीनों नल को जब आपने ओपन किया उस टाइम तक 1/5 भाग भरा हुआ था, यानी कि 1/5 पहले ही से भरा हुआ है। तो आप बताएं 1/5 भाग भरा हुआ है तो खाली होगा कितना, 4/5 भाग। 5 से कैंसिल करिएगा, 12 पचे 60, 12 चौक 48 लीटर, यानी 48 यूनिट अभी टैंक खाली है। 1/5 पहले ही से भरा है, यानी कि 48 यूनिट खाली है। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहा तीनों को ओपन किए तो यार 1 मिनट या 1 घंटा में 4 यूनिट, बी 1 घंटा में 3, सी 1 घंटा में 2, तो तीनों मिलकर 1 घंटा में कई यूनिट भरेगा, 9 यूनिट। तीनों मिलकर 1 घंटा में 9 यूनिट, तो 4 घंटा में कई यूनिट, 36 यूनिट भर दिया। तीनों मिलकर 4 घंटा में 36 यूनिट भरा है। का 4 घंटे बाद पहला को बंद कर दिए, तो यार आप बताएं, और अगले 2 घंटे बाद तीसरा पंप को भी बंद कर दिए। सुनिएगा 4 घंटे के बाद ए को बंद कर दिए तो अभी ओपन है कौन कौन, बी और सी अभी भी ओपन है। कहा 2 घंटे बाद तीसरा को भी बंद कर दिए, यानी कि 2 घंटे तक दूसरा और तीसरा नल साथ में चला। चूंकि 4 घंटा बाद तो ए को बंद कर दिए और कहा इसके 2 घंटे बाद तीसरा को बंद किए, यानी कि इस 2 घंटे तक बी और सी दोनों साथ में चला होगा। तो बी 1 घंटा में 3, सी 1 घंटा में 2, दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना, 5। 1 घंटा में 5 तो 2 घंटा में 5 दूना 10। अब देखें यार ये टोटल 46 भर गया, तो 48 में से 46 भर गया तो शेष बचा है कितना, शेष बचा है 2 लीटर। अब 2 भरने के लिए कौन आएगा, चूंकि आपने सी तीसरा को भी बंद कर दिया तो इस शेष भाग को कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी देखें, बी 1 घंटा में 3 यूनिट, 1 घंटा में 3 यूनिट, तो 2 यूनिट कै घंटा में, 2/3 घंटा में। और घंटा को मिनट में लाइएगा, 60 से गुना, 20 दिया 60, 20 दूना 40 मिनट। तो आप बताएं 4 घंटे तक तो तीनों चला है, 4 घंटे तक तीनों चला, फिर 2 घंटे तक बी और सी चला, अब बाकी के 40 मिनट तक बी अकेले चला है। तो टोटल 4 दू 6 घंटा 40 मिनट में टैंक भर गया। सवाल का कितने बजे, तो 8 बजे तीनों को ओपन किए थे, 8 बजे के बाद 6 घंटा 40 मिनट में भर गया। 8 6 14, 14 कहने का मतलब हुआ 2:40। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। देखिए यार प्रिंसिपल का 22% के दर से, मूलधन का 22% के दर से 22 वर्षों का साधारण ब्याज 22 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना। तो यार ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, समय कितना है 22 गुना दर बटा 100। मूलधन निकालना, पी का वैल्यू निकालना है, 22 से 22 कैंसिल, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो पी बराबर हो जाएगा कितना, 100/22। 100/22 कहने का मतलब हुआ 100/22। ऑप्शन नंबर ए। देखें का 4 व्यक्ति की औसत आयु 42 साल है, 4 व्यक्ति का औसत 42 है, तो 4 व्यक्ति का टोटल एज कितना, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168 साल। आगे का उन चारों के एज का रेशियो है 1:3:4:6। तो आप बताएं इन चारों का टोटल एज कितना, 6 4 10 3 13 1 14 यूनिट पर एक्चुअल में टोटल एज दिया है 168। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 14, 1 14 दूना 28, 1 यूनिट 12 है। तो का सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति के एज का अंतर, तो सबसे अधिक एज वाला व्यक्ति है 6 यूनिट और सबसे कम एज वाले व्यक्ति का आयु है 1 यूनिट, तो इन दोनों का अंतर है 5 यूनिट। 1 यूनिट 12, तो 5 यूनिट 12 पचे 60। ऑप्शन बी। देखिए का 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वो समानांतर श्रेणी में हो जाए, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए, और उनमें सबसे छोटे भाग का गुणनफल 483 है। तो देखें यार तीनों नंबर जो है वो एपी में है, तो आपको बेसिक तरीका से करने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है तीनों संख्या एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो चेक कर लेते हैं कौन सा एपी में है। देखें 19 4 23, 23 4 27, 17 6 23, 23 6 29,
21 दो 23, 2 25, 15, 15 कितना हो गया 8, 23 और 8 31, यानी कि यहाँ पर तीनों जो चारों ऑप्शन एपी में है। अब सेकंड में कहा क्या, सबसे छोटे भाग का गुणनफल 483 है। सबसे छोटा भाग देखें यहाँ 19 और 23, 9 तिया 27, यूनिट डिजिट 7, ये नहीं है। सबसे छोटा भाग 7 तिरिक 21, यूनिट डिजिट 3 नहीं है, ये भी नहीं। 5 तिया 15, यहाँ यूनिट डिजिट 3 है। यहाँ 1 गुना 3, यहाँ भी यूनिट डिजिट 3 है। तो गुना करके देख लें इन दोनों ऑप्शन में। देखिए 15 तिया 45, हाथ में रहा 4, 15 दूना 30, 30 4 34, 345 आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हो गया डी। चलिए, का पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर है। देखें, एक पिरामिड का जो बेस है, का पिरामिड का आधार एक आयत है और इसका लंबाई दिया है आपको 16 मीटर और चौड़ाई दिया है आपको कितना 12 सेंटीमीटर। सॉरी, लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। का यदि दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों का लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। देखिए यार, पिरामिड का कुछ लोगों को फॉर्मूला नहीं याद होता, पर कोण शंकु का तो फॉर्मूला सबको याद होता है। तो जब प्रिज्म की अगर बात करेगा तो आप इसको बेलन से कंपैरिजन करके, बेलन का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिज्म में अप्लाई होगा और कोण का जो फॉर्मूला होता है वो पिरामिड में अप्लाई होगा। कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है यार, देखें ये कोण का हाइट है, सुनिए ना, कोण का ये 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर वृत्त का एरिया है और शंकु का जो आधार होता है ना, ये शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, यानी कि ये है आधार का एरिया 1/3 गुना आधार का एरिया गुना ये क्या है ए। तो आधार का एरिया गुना ऊंचाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपको पिरामिड का आयतन। तो पिरामिड का आयतन होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आप इसको शंकु से कंपेयर करके याद रखिएगा। अब आ जाए, देखें यार, कहा यार ये आयताकार पिरामिड का जो लंबाई है 16 है और चौड़ाई 12 है। अब कहा कि इसके शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 है। पिरामिड का आयतन क्या होगा, तो पिरामिड का आयतन होगा 1/3 आधार का एरिया गुना ऊंचाई। सुनिए एक चीज, देखें यार, ये पिरामिड का हाइट है, ओके। अब इसका कहा किनारों, सभी पार्श्व किनारों की लंबाई, पार्श्व किनारा कहने का मतलब स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट साइड दिया है, ये वाला दिया है आपको कितना, ये दिया है आपको 26 सेंटीमीटर, ओके। अब सुनिए यार, देखें, ये तो आयत का विकर्ण है और आपको पता है आयत का विकर्ण, ये लंबाई दिया है कितना, लंबाई है 16 और ये चौड़ाई है कितना 12। तो ये 90 होता है आयत का, प्रत्येक कोण 90, तो 90 ये सामने 90 के सामने कर्ण, तो 12 16 तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 20। यानी कि आयत का विकर्ण जो है ये आपको मिल गया 20। आयत का विकर्ण आ गया कितना 20। अब सुने यार, ये हाइट है, मिड पॉइंट है विकर्ण का, तो ये 20 जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन कितना होगा 10। अब ये हाइट है यानी कि परपेंडिकुलर होगा तो 90। अब आपको यहाँ पे 2 राइट एंगल मिल गया, एक ये राइट एंगल में ये 10 है, ये 90 के सामने कर्ण 26 है, तो ये लंब कितना होगा, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं चीजों को, नहीं तो अगर याद है तो ऐसे ही निकाल लीजिए। 2 5 10, 2 से 13 दूना 26, तो 5 13 तो ये 12 होता है, तो 12 दूना 24। ये हाइट आ गया पिरामिड का 24। तो यार पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया, आधार आयताकार है तो आयत का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई इनटू हाइट, हाइट है पिरामिड का कितना 24। अब इसको आप लोग गुना उना कर लीजिएगा।
देखिए का tan 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, tan 60 प्लस 30 कितना 90, 60 माइनस 30 कितना 30, tan 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी, माइनस tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो इन्फिनिटी में से अगर कुछ भी घटाइएगा तो रिजल्ट तो इनफाइनाइट आएगा ना, ऑप्शन सी। देखिए का डाटा के सेट का प्रसारण 81 है, तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन होता है प्रसरण का वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल कितना 9। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये प्लस माइनस 9 देता है, पता है हमने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है कि अगर जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 81 है तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 9। चूंकि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, जैसे यार एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस का 9 एक माइनस का 9। और अगर रूट अंडर 81 है, रूट अंडर 81 है तो रूट अंडर 81 का केवल एक वैल्यू होगा कितना 9। तो यहाँ पे ध्यान रखना डाटा का मानक विचलन जो होता है ये प्लस माइनस रूट अंडर प्रसरण का स्क्वायर होता है, प्लस माइनस रूट अंडर प्रसरण का स्क्वायर, प्लस माइनस रूट अंडर प्रसरण का वर्गमूल, सॉरी वर्गमूल। तो ये प्लस माइनस 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा प्लस माइनस 9, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 10 पारी के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, यानी 10 पारी का औसत 52 है तो 10 पारी का टोटल रन कितना 10 गुना 52 का 12वीं पारी 12 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। तो 12 पारी का अगर औसत 54 है तो 12 पारी का टोटल रन कितना 12 गुना 54। अब आगे कहा कि यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी के तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, पिछली पारी के तुलना में 12वीं पारी, तो 12वीं पारी से पहले खेला होगा कैवीं पारी 11वीं पारी, तो कहा 12वीं पारी में पिछली पारी से 16 ज्यादा, यानी 11वीं में अगर x बनाया तो 12वीं में x प्लस 16 बनाया होगा। तो देखें यार ये 10 पारी का टोटल रन में 11वां पारी और 12वीं पारी का रन जोड़ दीजिएगा तो ये फर्स्ट डाटा से टोटल 12 पारी का रन आ गया, ये सेकंड डाटा से टोटल 12 पारी का रन है, दोनों 12 पारी का रन है अतः आपस में बराबर होगा। अब आप देख लें यार 10 520 और 16 520 ये है प्लस 16 कितना हो जाएगा 536 प्लस 2x बराबर 12 चौक 48, 12 पचे 60 4 64, तो 2x बराबर ये 536 उधर जाके घटेगा कितना बचेगा तो 112, 2 से काट दीजिएगा तो x बराबर 56 का 11वीं पारी में 56 रन बनाया होगा x यानी कि 56, ऑप्शन बी। देखिए का x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, यानी कि 4 मिनट में 60 पेज टाइप करता है। x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठ टाइप करता है। y कितने मिनट में 100 पृष्ठ टाइप करेगा, का y जो है ये 100 पृष्ठ कितने मिनट में टाइप करेगा, ये 100 पेज y से टाइप कराना है तो y का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, और आप सबको पता है कि एफिशिएंसी क्या होता है, तो किसी भी वर्कर द्वारा 1 मिनट 1 आवर 1 दिन में किया गया काम उसका एफिशिएंसी होता है। अगर टाइम डे के रूप में दिया तो 1 दिन में किया गया काम एफिशिएंसी, टाइम आवर के रूप में दिया तो 1 आवर में किया गया काम एफिशिएंसी, टाइम अगर मिनट में दिया है तो 1 मिनट में किया गया काम एफिशिएंसी होगा। तो कहा ये जो 100 पृष्ठ टाइप करना है ये 22 से करवाना है, कहा कि 22 100 पृष्ठ टाइप कितने मिनट में करेगा, 22 से करवाना है तो 22 का एफिशिएंसी यानी कि 22 1 मिनट में कितना टाइप करता है ये जानना जरूरी है। तो देखें x जो है 4 मिनट में 60 पेज टाइप करता है तो 1 मिनट में कितना टाइप करता होगा 60/4 यानी कि 15 पेज का। x और y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पेज टाइप करता है तो 1 मिनट में कितना टाइप करता होगा 750/30 यानी कि 25 पेज टाइप करता है। तो x प्लस y दोनों मिलकर 1 मिनट में जितना पेज टाइप करता है उसमें से x का 1 मिनट का घटा दीजिएगा तो y का 1 मिनट का आ जाएगा, तो 25 में से 15 गया, y 1 मिनट में 10 पेज टाइप करता है, 1 मिनट में 10 पेज, तो y 100 पेज कै मिनट में 100/10 यानी कि 10 मिनट में, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए कहा दो बसें दो स्टेशन मुंबई और पुणे जिनके बीच का दूरी 300 किलोमीटर है। मुंबई और पुणे के बीच का फासला 300 किलोमीटर है। का एक ही समय पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। सुने यार, दोनों जो है बस एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ की है। अगर एक ही टाइम पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ की है तो मिलने के समय तक जो है दोनों ने इक्वल टाइम तक सफर किया होगा। एक ही समय अगर चलना प्रारंभ किया तो मिलने के समय तक दोनों ने इक्वल टाइम सफर किया होगा। जैसे आप बताइए एक चीज, मान लीजिए कि आप चले हैं पटना से अपने घर के लिए 8 बजे और आपके घर से कोई आदमी चला है 8 बजे। ओके, बीच रास्ता में कहीं आप दोनों 10 बजे मिल गए, 10 बजे दोनों मिल गए, तो आप बताइए, आप 8 बजे चले थे 10 बजे मिले, यानी कि आप 2 घंटा, ये 8 बजे चले 10 बजे मिले, यानी कि ये भी 2 घंटा। यानी कि अगर इक्वल समय पर चलना प्रारंभ किए हैं ना तो मिलने के टाइम तक दोनों को इक्वल टाइम सफर करना पड़ेगा। जब ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर एक ही समय दो स्थान से चलना प्रारंभ किए तो मिलने के समय तक दोनों को इक्वल टाइम सफर करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब का यार देखें, दोनों ने 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्थान से एक ही समय पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किए। का एक स्टेशन से 220 किलोमीटर के दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, यानी कि मिलती है। देखें यार, इस स्टेशन से 120 किलोमीटर के दूरी पर, सपोज यहाँ इस स्टेशन से 220 किलोमीटर के दूरी पर इस स्थान पर मिले, तो आप यहाँ से 220 इधर आए तो ये इधर से 80 किलोमीटर दूरी तय करके आए होंगे। और आपको पता है कि सर टाइम इक्वल है, तो टाइम अगर इक्वल है ना यार, तो जो दूरी का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दोनों का टाइम इक्वल है, दूरी बट्टा समय, समय से समय कट जाएगा, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो इक्वल होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर टाइम इक्वल है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। डिस्टेंस का रेशियो 220 80 है, तो 2 से काटिएगा तो 11 बार में 2 से काटिएगा 4, 11:4, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो 11:4, तो स्पीड का भी रेशियो 11:4। देखिए का एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उनके मध्य का कोण 90 डिग्री है। दोनों भुजा के मध्य का कोण यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। एक का लंबाई है 16, एक का 12, किसी को आप 16-12 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। का बाकी अन्य दो भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर प्रत्येक है, यानी कि बाकी का जो दो भुजा है, ये बाकी का दो भुजा में से प्रत्येक का लंबाई है 25/2, इसका भी भुजा का लेंथ है 25/2। का चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण, एक तो समकोण है, अन्य तीन में से कोई समकोण नहीं है, तो चतुर्भुज का एरिया निकालना है। देखिए यार, एक तो तरीका क्या है कि आपको 4-5 जो क्वाड्रिलेटरल है, जैसे आयत है, उसका एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर, सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का अगर आपसे एरिया बोले तो आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई जनरल ट्रायंगल दे देना तो जनरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ फिगर के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, तभी एरिया निकाल पाइएगा। का इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है, इसका एक कोण 90 है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, सिंपल, ये अपोजिट कॉर्नर को मिलाइए तो ये जो है चतुर्भुज का विकर्ण हो जाएगा। ओके, विकर्ण है। अब आपको पता है कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल में ये 16-12, तो पाइथागोरस से अगर निकालेंगे, अगर पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये पाइथागोरस से कितना इस साइड का लेंथ आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके ना, पता है आप लोगों को, ट्रिपलेट ऐसे याद होगा, 16 है, पाइथागोरस नहीं तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाल लीजिए, नहीं तो 16-12 है तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 3 तो ट्रिपलेट से 5 आएगा, तो 4 चौक 3 चौक तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब सुनिए दूसरा चीज, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये पता कर गए। अब देखें यार, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालिएगा, बराबर भुजा के
कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालिएगा, ये लंब इस भुजा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पूरा 20 है तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 10 और इधर भी हो जाएगा कितना 10। ओके, तो आप इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल में 90 के सामने कर्ण मालूम है, 90 के सामने कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो क्या इस लंब का लंबाई आप नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। लंब होगा √अंडर कर्ण स्क्वायर, 25/2 का स्क्वायर करिएगा तो 625/4 माइनस आधार 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100। अब यार √अंडर 400, 625 में से 400 गया तो 225 का वर्गमूल 15 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसका हाइट आ गया, इस ट्रायंगल का हाइट आ गया कितना 15/2। कितना आ गया 15/2। अब आप देखिए इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल है तो राइट एंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट 16 प्लस ऊपर में जो ये ट्रायंगल है, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया पूछे तो आप बोलेंगे सर इस ट्रायंगल का बेस 20 था, बेस 20 था तो एरिया होगा क्या हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 15/2। और यार इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो योग होगा, दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो योग होगा क्या चतुर्भुज के एरिया के बराबर नहीं होगा? इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल के एरिया का योग जो होगा ये बड़ा वाला चतुर्भुज के एरिया के योग के बराबर, एरिया के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। देखिए का x³ + y³ बराबर 9 है, x + y 3 है तो x² + y स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो यार देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल इतना छोटा छोटा है कि आपको बेसिक बनाने का जरूरत है नहीं। पिक कर लीजिए x और y क्या क्या लें ताकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो x अगर 2 लेंगे, y 1 लेंगे तो 2 + 1 कितना 3 हो जाएगा। 2 का क्यू 8, 1 का क्यू 1 तो 8 है, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी x = 2 y = 1 लेने पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 तो 4 है 1 5, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का ABC के पूंजी का रेशियो दिया 2, 3, 5 और समय का रेशियो 4, 5, 6 का लाभ का रेशियो आप सबको पता है लाभ होता है, पार्टनरशिप पढ़े होंगे, लाभ होता है पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। तो A का पूंजी 2 यूनिट टाइम है 4 तो लाभ होगा 2 गुना 4 8। B का पूंजी 3 समय 5 तो लाभ होगा पूंजी गुना समय 3 5 15। C का पूंजी 5 समय 6 तो लाभ होगा पूंजी गुना समय 5 6 30, 8 15 30, 8 15 30, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। और पिछला सेट को हम देख लेंगे यार कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, पता ना पब्लिक कर दिए हैं या फिर अनलिस्ट हो गया, क्या हो गया कुछ पता नहीं चल रहा, तो उसको देखेंगे। अगर जो भी इशू होगा उसको हम दोबारा से अपलोड कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद यार, थैंक यू।